अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ इमरजेंसी केयर, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रिटिकली इंजर्ड एथलीट। कि अगर किसी एथलीट को ग्राउंड पे या ड्यूरिंग मैच या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, तो हमने वहाँ पे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है, उसको असेस हमने किस तरह से करना है। तो हमने एवेल्यूएशन किस तरह से करनी होती है इंजर्ड एथलीट की, उसके लिए हमने उसका कंप्लीट फिजिकल एग्जाम करना होता है और हमने उसके कंप्लीट वाइटल साइंस जो होते हैं उनको चेक करना होता है। हम यहाँ पे दो तरह की अप्रोचेस यूज़ करते हैं वैल्यूएशन के लिए। एक तो होती है बॉडी सिस्टम अप्रोच, कि हम उसके बॉडी सिस्टम्स बारी बारी करके सारे सिस्टम्स को चेक किया जाए, या फिर दूसरी अप्रोच होती है हेड टू टो अप्रोच, कि सर से लेके पाँव तक उसका हर चीज़ को एग्जामिन किया जाए अच्छे से और देखा जाए कि कोई विजिबल साइन ऑफ इंजरी है या फिर कोई इंटरनल इंजरी के अगर साइंस हमें नज़र आ रहे हैं तो उसको भी अच्छे से नोट किया जाए, उसको भी कंसीडर किया जाए। इन दोनों में से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो हेड टू टो अप्रोच है, क्योंकि जो हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर हेड टू टो अप्रोच यूज़ करती हैं और उनको सर्विसेज को उसी वक्त बुलाया जाता है जब हमारे पास कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो या बहुत कोई क्रिटिकली इंजर्ड एथलीट हो। उसी के लिए वो सर्विस बुलाई जाती है ताकि उसको बर वक्त हेल्प मिल सके और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसीलिए जो हेड टू टो अप्रोच है वो ज़्यादा कंसीडर की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हमने देखना होता है पेशेंट को, उसकी क्लोज एग्जामिनेशन करनी होती है, उसके इंजर्ड एरिया को अच्छे से देखना होता है कि वहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया या कोई ऐसी इंजरी जो हमें विजिबल हो। इंस्पेक्शन पे वो देखनी होती है हमने। उसमें हमारे पास कॉन्ट्यूशंस हो जाते हैं, एब्रेशन है, स्वेलिंग है, कहीं ब्लीडिंग हो गई है, कहीं पे नील पड़ गया है, कहीं पे इंटरनल इंजरी का कोई साइन है, तो वो सब हमने इंस्पेक्शन में एग्जामिन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैल्पेशन, कि हमने टच करके देखना होता है उस एरिया को कि वहाँ पे कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं हमें मिल रही, कोई डिफॉर्मिटी या कोई कैपिटल्स या इस तरह की कोई हमें साउंड वगैरह वहाँ पे आ रही हो। नेक्स्ट हमारे पास हैं परकशंस। परकशंस हम टैप करते हैं उस इंजर्ड एरिया को, जिससे हमें कुछ साउंड्स मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्कल्टेशंस, जो इसमें हम स्टेथ के ज़रिए से लंग साउंड को सुनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल साउंड्स हैं या कोई लंग में भी उस इंजरी की वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट हो वो इतना ज़्यादा नॉइज़ी ना हो। लेकिन जो स्टेडियम वगैरह मोस्टली जहाँ पे ये स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वहाँ पे नॉइज़ होती है, तो इसलिए उस पर्सन का जो कि ऑस्कल्टेशन करेगा उसका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर हमारे पास जो पहला घंटा होता है ना इंजरी का, कि किसी को बहुत ही क्रिटिकल इंजरी हो गई है, उसके बाद जो पहला घंटा है उसमें जितनी अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड की जाएगी वो आगे हमारे पास फिर डिटर्मिन करेगी कि पेशेंट का आउटकम कैसा होगा। तो यहाँ पे जो डिफाइन बताई गई है कि वो है टाइम बिटवीन ऑनसेट ऑफ इंजरी एंड डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। वो टाइम पीरियड कि जब उसको चोट आई है वो वाला उस टाइम से लेके जब उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया है उसके दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। तो जो हमारे पास पैरामेडिक्स या जो भी रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो सीन पे पहुंच के 10 मिनट के अंदर अंदर ही पेशेंट की एग्जामिनेशन करें और उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दें, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम हो वो 10 मिनट से कम हो, क्योंकि अगर 10 मिनट उनको वहाँ सीन पे लग के 10 मिनट का रास्ता हो गया तो वो वहाँ ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते आधा घंटा या आधा टाइम तो गुजर ही जाता है गोल्डन आवर का। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने गोल्डन आवर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए और जल्द से जल्द पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है सीन असेसमेंट एंड सेफ्टी, कि हमने किस तरह से वो लोकेशन है, वो जो एरिया है जहाँ पे वो इंजरी हुई है, तो उसको हमने किस तरह से असेस करना है और सेफ्टी का हमने किस तरह से ख्याल करना है, अपनी भी सेफ्टी का और जो एथलीट है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसकी भी सेफ्टी का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई एथलीट है जो कि डाउन है, डाउन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बेहोश है या उठ नहीं पा रहा, इस तरह की उसको इंजरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टनल विजन को अवॉइड करें और ग्लोबल पिक्चर्स लें सीन की। अब टनल विजन क्या है कि हम जो बिग पिक्चर है उसको नज़रअंदाज करते हैं, कि हम सिर्फ जो पेशेंट है उसको देख रहे होते हैं और उसके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट या जो सीन होता है एज अ होल उसको नहीं हम देख रहे होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस करें अपने आप से वहाँ पेशेंट के पास जाने से पहले, कि ये सीन सेफ़ है, कितने एथलीट वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि एथलीट को या मुझे चोट लग सकती है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड या वाटर या ब्लड इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई तमाशाई खड़े हैं या फिर जो टीममेट्स हैं वो कहीं एथलीट को मूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अगर इसी तरह से उसको मूव कर देंगे, उसको कोई क्रिटिकल इंजरी आई हो, क्रिटिकल फ्रैक्चर आया जो कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता हो, तो उनको तो नहीं पता। ये सारी बातें एक मेडिकल ऑफिसर को पता होती हैं। और अगर कोई असॉल्ट विक्टिम है, वहाँ पे उनके एथलीट को असॉल्ट किया गया है या फिर किसी ने उसके ऊपर हमला किया था, तो क्या वो हमलावर या हम जिसने हमला किया है वो शख्स वहाँ पे मौजूद है, या फिर वो जिस चीज़ से उसने हमला किया है वो वेपन भी वहाँ पे मौजूद है, तो उस एविडेंस को भी सिक्योर करना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि टनल विजन को इग्नोर किया जाए, ग्लोबल पिक्चर है उसको देखा जाए।
जो टनल विजन होती है उसमें हमारा फोकस नैरो हो जाता है कि हम सिर्फ उस चीज़ को देख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में हमें बताया गया है कि हम सिर्फ यहाँ पे उस पेशेंट को या उस इंजर्ड एथलीट को देख रहे हैं। ये हमारा फोकस नैरो है क्योंकि हम सराउंडिंग को तो देख ही नहीं रहे। अब अगर हम देखें ग्लोबल पिक्चर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट है हमारे पास, ये यहाँ पे उसके पास हो सकता है रेस्क्यूअर्स हों उसके, वो जा रहे हों, यहाँ से देख रहे हैं हम कार आ रही है। हम अगर ना वक्त पे देखें कि ये कार आ रही है तो कार उसको हिट भी कर सकती है, ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि जो रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं उनको भी हिट कर सकती है और उनको हो सकता है बचाते बचाते वो टर्न ले फ़ौरन से और इस ट्री के साथ जाके वो हिट कर जाए कार, और वहाँ पे जो कार ड्राइवर होगा उसको भी इंजरी हो सकती है। इसलिए हमारे पास वाइड फोकस को कंसीडर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन एंड प्रिकॉशन। अब इसमें हम प्रोटेक्शन करते हैं ऐसे एजेंट्स के अगेंस्ट जो कि ट्रांसमिट होते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म करें ऑन फील्ड या किसी भी और जगह पे, तो ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में आए, और अगर कॉन्टैक्ट हो भी गया है तो बाद में अच्छे से उनको अपनी बॉडी से रिमूव किया जाए। सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड प्रोटेक्शन का हैंड वॉशिंग है, क्योंकि ज़्यादातर हैंड्स ही हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं ब्लड के साथ या बॉडी फ्लूइड्स के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाथों को अच्छे से धोया जाए, थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ किया जाए और सोप को अच्छे से लेदर किया जाए हाथ पे, उसके अच्छे से झाग बना के उसको अपनी कलाइयों तक धोना चाहिए हाथों को 15 सेकंड के लिए एटलीस्ट, और उसके बाद हाथ को अच्छे से रिंस कर लेना चाहिए, पानी से साफ़ कर लेना चाहिए। और अगर हमारे पास उस वक्त साबुन मौजूद नहीं है तो हमारे पास अगर वाटरलेस अल्कोहल बेस्ड सोप हैं तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है जब तक कि आम पानी और साबुन हमारे पास अवेलेबल ना हो जाए। लेकिन अगर हम इसको रिपीटेडली यूज़ करेंगे वाटरलेस सोप को तो इसका नुकसान ये होता है कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और क्रैक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास भी जो डिजीज़ हैं उनकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्किन होती है वो जो अपनी असल हालत में रहती नहीं है, क्योंकि क्रैक होगी, स्किन ड्राई होगी तो उसका मॉइस्चर तो सारा उड़ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मल सोप यूज़ किए जाएँ। इसके अलावा डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हमारे पास होते हैं वो लाजमी तौर पे हमें पहनने चाहिए। लेटेक्स के भी होते हैं और विनाइल के भी होते हैं। ये मैंडेटरी है इसका यूज़, ताकि ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसके दरमियान में एक आड़ पैदा हो और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। आजकल लेटेक्स जो ग्लव्स हैं उनकी वजह से एलर्जीज़ बढ़ रही हैं, तो इसलिए विनाइल ग्लव्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आई गॉगल्स, गाउन्स और मास्क जो होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। बॉक्स में हमारे पास उन्होंने प्रोटेक्शन बताई हुई है कि डिफरेंट प्रोसीजर के लिए हमें किस तरह की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर कंट्रोल माइनर ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लव्स ज़रूरी हैं, बाकी मास्क, गाउन और प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती। जबकि मेजर ब्लीडिंग है तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए होंगी। आईवी के अगर हमने लगाने तो उसके लिए ग्लव्स हमें चाहिए होंगे, बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाइटल साइंस के लिए हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने इंट्रामस्कुलर उसके इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए सिर्फ ग्लव्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके मसल में हमने इंजेक्ट करना है बस, तो उसके लिए सिर्फ ग्लव्स चाहिए होंगे। और बाकी मास्क, गाउन और आई प्रोटेक्शन के लिए हमें गॉगल्स वगैरह नहीं चाहिए होंगे। और अगर एडवांस्ड एयरवे प्रोसीजर्स हैं उसके लिए हमें ग्लव्स भी चाहिए होंगे और मास्क भी चाहिए होगा, गाउन की ज़रूरत नहीं है और आई प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे क्या होता है? इसमें हम रैपिड हेड टू टो की असेसमेंट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, और अगर कहीं पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग उसकी इंजरी आई होती है या कोई फ्रैक्चर आया होता है तो उसको फ़ौरन से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब फ्रैक्चर को हम ऐसे तो करेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंट लगा सकते हैं ताकि वो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है वो मज़ीद कोई उसके अराउंड जो सेल्स या टिश्यूज़ जो भी वहाँ पे हैं उसको मज़ीद कोई चोट या इंजरी उसकी एडवांस ना हो सके। इसके अलावा प्राइमरी सर्वे में हम किस तरह से असेस करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक 5 लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। उसमें हमारे पास है ABCDE। A is for airway, B is for breathing, C is for circulation, D is for disability and E is for exposure। सबसे पहले हमारे पास एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन है। जब भी किसी भी एथलीट को चोट लगे तो हमें एज्यूम कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि उसको सर्वाइकल इंजरी हुई हो, क्योंकि हम डेफिनेटिवली तो नहीं कह सकते, लेकिन एज्यूम करना बेहतर होता है कि अगर उसको आई होगी तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट को हमेशा उसके हेड को स्टेबलाइज़ किया जाना चाहिए, उसको न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना चाहिए और उसके एयरवे को फिर बाद में इवैल्यूएट करना चाहिए। उसके रिस्पॉन्सेज चेक करने चाहिए कि उसको ब्रीदिंग सही से आ रही है कि नहीं आ रही, किस तरह की ब्रीदिंग है, शैलो है, डीप है। और अगर हमारे पास जो एथलीट है वो बेहोश है तो उसके हमें साइंस देखने चाहिए कि उसका एयरवे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रही उसके एयरवे को। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर हम उसका चिन लिफ्ट या जॉ थर्स्ट मैनूवर करें तो उसका अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होगा तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ से हट जाएगी, उसको जो ब्रीदिंग है उसकी नॉर्मल तरीके से शुरू हो सकती है। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो किस तरह की है। नॉर्मल एयरवे साउंड्स तो नहीं आ रही, कोई गर्गलिंग या स्ट्राइडर साउंड हो या कोई भी ऐसी और एबनॉर्मल साउंड जिससे हमें लगे कि कोई हो सकता है फॉरेन बॉडी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो। और इसके अलावा हमें सबसे पहले हमेशा उसका जो माउथ गार्ड है उसको रिमूव करना चाहिए ताकि वैल्यूएशन आसानी से हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीदिंग। अब हमने उसके बाद उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है कि जब वो सांस ले रहा है तो उसकी जो चेस्ट है वो सिमेट्रिकली राइज कर रही है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड की चेस्ट ऊपर है और दूसरी साइड की नीचे है, तो एसिमेट्री हमारे पास चेस्ट ट्रॉमा को इंडिकेट करती है। इसके अलावा हमने उसकी ब्रीदिंग की रेट और क्वालिटी को इवैल्यूएट करना है कि वो
कितने ब्रेथ्स पर मिनट ले रहा है। अगर वो ब्रीदिंग पेशेंट या जो एथलीट है वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो हम उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट करेंगे पॉकेट मास्क या फिर बैक बेल्ट मास्क जो होता है उसके ज़रिए से। अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रेट 8 से कम या 30 से ज़्यादा है तो ये कंसर्न का कॉज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग भी किसी कंडीशन को इंडिकेट कर रही होती है और बहुत स्लो ब्रीदिंग भी किसी कंडीशन का कॉज हो सकती है। इसके अलावा हमने उसके मिकोज़ा का कलर और उसके नील पैड्स का कलर देखना है, कहीं उसको साइनोसिस तो नहीं हो रहा और कहीं उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा। ब्लूइश कलर हमारे पास हाइपोक्सिया को इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे टिश्यूज़ की जो ऑक्सीजनेशन है वो सही तरह नहीं हो रही, कि ऑक्सीजन उनको सही तरह से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो साइनोसिस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेशन में हमें कैसे पता चलेगा? हमने उसकी रेडियल पल्स चेक करनी है कि उसकी पल्स चल भी रही है, कितनी फास्ट है, स्लो है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इरेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर हमें रेडियल पल्स नहीं मिल रही तो हमने कैरोटिड पल्स चेक करनी है और रेडियल पल्स एब्सेंट होने का मतलब है कि उसकी जो कंडीशन है पेशेंट की वो क्रिटिकल है और उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने चेक करना है उसका कैपिलरी रिफिल टाइम। वो हम कैसे चेक करेंगे? उसका जो नेल बेड है किसी भी हम उसका फिंगर नेल पकड़ेंगे, उसको प्रेस करेंगे और फिर उसको रिलीज़ करेंगे और देखेंगे उसका कलर कितनी जल्दी वापस आता है। जैसे ये मेरा नेल है, मैं इसको प्रेस करूँगी, इसका कलर वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो गया, अब रिलीज़ करने पे फ़ौरन से पिंक हो रहा है। तो इतना ही टाइम लगना चाहिए उसका कैपिलरी रिफिल को। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर 3 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं उसका कलर वापस आने में, तो इसका मतलब है कि उसके वाइटल ऑर्गन्स की जो परफ्यूजन है वो सही से नहीं हो रही, उनको सर्कुलेशन या ब्लड सही से नहीं जा रहा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबिलिटी या डिफिब्रिलेशन। डिसेबिलिटी में हमने उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एक डिटेल एग्जाम है, तो प्राइमरी सर्वे में तो हम पेशेंट को सिर्फ इतना कहेंगे कि वो अपने हाथ पाँव हिला के हमें दिखा दे, तो प्राइमरी सर्वे के लिए सिर्फ इतना काफ़ी होगा। लेकिन बाद में जब उसको ले जाया जाएगा किसी भी ट्रॉमा फैसिलिटी में या हॉस्पिटल में तो वहाँ पे उसकी डिटेल एग्जामिनेशन होगी और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस या कार्डियक अरेस्ट में है तो हम फ़ौरन से एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि उसको रिससिटेट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोजर है। एक्सपोजर में हमने क्या करना है कि उस पेशेंट की जो क्लोथिंग है और इक्विपमेंट है उसको रिमूव करके उसकी एग्जामिनेशन करनी है। अगर रिमूव करके किया जाए तो ये बेहतर है, लेकिन अगर कोई फीमेल है एथलीट तो वहाँ पे ज़रूरी है कि फ़ीमेल ही वहाँ पे जो इमरजेंसी केयर स्टाफ है वो फीमेल को फीमेल ही चेक करे, क्योंकि मॉडेस्टी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे तो हमारा हो गया कंप्लीट, उसमें हमारे पास ABCDE है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास प्राइमरी सर्वे में हमें मिस हो गई हैं वो हमारे पास सेकेंडरी सर्वे में अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे मिस हो गई वो हमें सेकेंडरी सर्वे में पता चल जाए। तो इसमें हम करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन, ताकि जो अदर इंजरीज़ हैं अपेरेंट इंजरीज़ के अलावा जो कि प्राइमरी एग्जामिनेशन में हमें नहीं पता चल सकी उनका पता चल सके। सेकेंडरी सर्वे में हम क्या करते हैं? हम सर से शुरू करते हैं और हेड से, और हम देखते हैं लुक, लिसन और पैल्पेट अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। लुक में हमने क्या करना है? हमने कंट्यूजन्स देखनी है, एब्रेशंस, लैसरेशन या डिफॉर्मिटी, कहीं कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। उसके बाद हमने लिसन में क्या करना है? हमने उसकी ब्रेथ साउंड्स देखनी है किस तरह की है, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को हमने पैल्पेट करना है, कहीं पे कोई क्रेपिटस या साउंड तो नहीं आ रही, कहीं पे पेन तो नहीं है, कहीं पे रिजिडिटी या कोई मैस तो नहीं बना हुआ, और अगर एबनॉर्मल साउंड्स हैं तो उनको भी हमने कंसीडर करना है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं पीपल को। हेड को चेक करते हुए हम साथ में पीपल्स भी चेक करते हैं और इसमें हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं, पैरला। पैरला बेसिकली पीपल एग्जामिनेशन के लिए होता है। पी फॉर पीपल्स के हमने देखना है कि पीपल किस तरह के हैं। पीपल्स हमारे मिड लाइन होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और राउंड होने चाहिए और रिएक्टिव होनी चाहिए, कि जब हम लाइट या किसी चीज़ से उसको टेस्ट करें तो वो रिएक्ट करें और बराबर रिएक्ट करें, ये ना हो कि दोनों आइज़ का रिएक्शन टाइम डिफरेंट हो। और फिर हमने देखनी है कि उसकी अकोमोडेशन कैसी है। अकोमोडेशन क्या है कि दोनों पीपल्स जो हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली या एक दूसरे के कंजंक्शन में मूव करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहें कि फॉलो माय फिंगर, हम उसके सामने अपनी फिंगर को यूं मूव करें आइज़ के आगे उसके, तो वो उसके दोनों पीपल्स को एक ही डायरेक्शन में देख के उस फिंगर की तरफ मूव करना चाहिए। नेक्स्ट हम उसको पैल्पेट करेंगे किसी भी डिफॉर्मिटी और पेन के लिए। कहीं सर्वाइकल स्पाइन में तो कोई मसला नहीं है, ट्रेकिया मिड लाइन है कि नहीं है। उसकी चेस्ट को हमने देखना है कि वो सिमेट्रिकली उसका पैटर्न है कि नहीं है। लंग्स ऑस्कल्टेट करेंगे, पैल्पेट करेंगे हम हर क्वाड्रेंट को एब्डोमेन के, ताकि चेक करेंगे किसी एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में तो नहीं मसला आया हुआ। फिर हमने उसकी पल्सेस चेक करनी है, एक्सट्रीमिटीज़ में भी चेक करनी है, ताकि हमें पता चले कि जो एक्सट्रीमिटीज़ में पल्सेस आ रही हैं वो इक्वल हैं, वहाँ पर आ भी रही हैं कि नहीं आ रही, कहीं पर कोई डिमिनिश तो नहीं हुई पल्स। और ये पूरा एग्ज़ाम जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर या उससे कम टाइम में हमें पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने फिर आगे नेक्स्ट मूव कर जाना है वाइटल साइंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस हमारे पास 6 तरह के होते हैं। हम उस जिसमें पल्स आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमेट्री और पेन असेसमेंट। वाइटल साइंस को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकली इल है तो हर 3 मिनट के बाद हमने उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं। अगर पेशेंट थोड़ा
मीडियोकर है, यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकली इल कंडीशन नहीं है, तो हर 5 से 15 मिनट के बाद हमने उसका वाइटल साइंस चेक करने हैं। और ये एक जनरल रूल है कि जो वेल कंडीशनड हमारे पास एथलीट्स होते हैं उनका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट लो होता है एवरेज रेंज जो लिस्ट होती है ना उससे। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पल्स रेट। पल्स रेट को हमने रेडियल पल्स से कैलकुलेट करना है। एक्यूरेट पल्स रेट के लिए हमें चाहिए होता है कि हम एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक उसको मेजर करें पल्स को, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम 1 मिनट तक भी कर सकते हैं ताकि हमें एक्यूरेट पल्स मिले। अगर वीक पल्स होगी तो इसका मतलब है कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी परफ्यूजन सही से नहीं हो रही, उनको ब्लड सही से नहीं मिल रहा। और अगर इरेगुलर रेट हमें मिलता है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम केयरफुली उसको एग्जामिन करें, क्योंकि ये इंडिकेशन हो सकती है डिफरेंट कंडीशन की। अब साइनस अरिथमिया को भी इंडिकेट कर सकती है और मेजर कंडीशन जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन उसकी तरफ भी जा सकती है। ज़रूरी है कि अगर हमें इरेगुलर रेट मिलता है कभी किसी पेशेंट का पल्स का, तो उसकी फर्दर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईकेजी हमें मॉनिटर करनी चाहिए ताकि एक डेफिनेट डायग्नोसिस बन सके। हमारे पास नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो 60 से 100 बीट्स होता है। अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा है, 100 या 100 से ज़्यादा है, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे कि टैकीकार्डिया है। और अगर 60 से कम है तो हम इसे कहेंगे कि ब्रेडिकार्डिया में है पेशेंट। और अगर हमारे पास 150 से भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब जो कुछ एथलीट्स होते हैं उनका जो पल्स रेट्स होते हैं वो 60 या उससे कम अगर हों तो वो कॉमन है एथलीट्स के लिए। ये ऊपर टेबल में हमारे पास नॉर्मल वाइटल साइंस बताए गए हैं एडल्ट में और चिल्ड्रन में। एडल्ट में पल्स होती है हमारे पास 60 से 100, चिल्ड्रन में लेस देन 20 हो सकती है। ब्लड प्रेशर हमारे पास एडल्ट में 120/80 होता है, सबको पता है। चाइल्ड में हमारे पास होता है 70 + 2 मल्टीप्लाई बाय हम उसकी एज जो भी होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास 10 से 20 होता है एडल्ट का, और बच्चों में हमारे पास लेस देन 20 होता है। टेम्परेचर दोनों में सेम होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पल्स ऑक्सीमीटर में हमारे पास दोनों की सैचुरेशन ग्रेटर देन 95% होती है। पेन हमारे पास नॉर्मली 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेन होगी तो उसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे मसला है। बड़ों में हम आमतौर पे रेडियल आर्टरी को यूज़ करते हैं ये पल्स मॉनिटर करने के लिए, जबकि बच्चों में लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज हम ब्रेकियल आर्टरी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर या मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसको हम ब्लड प्रेशर कफ भी कहते हैं। तो इस डिवाइस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कफ होता है जो कि जिसका एक इन्फ्लेटेबल ब्लैडर होता है जिसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, जिसमें हम हवा भर सकते हैं। उसका एक बल्ब होता है, उसमें एक वेल्व होता है जिससे कि एयर रिलीज़ की जाती है, और उसका एक प्रेशर डायल होता है जिसके ऊपर हम रीडिंग देखते हैं उस ब्लड प्रेशर की mmHg में। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम आमतौर पे अपर आर्म यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो हमारी फोर आर्म या थाई है वहाँ से भी मेजर किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो कफ का साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कफ बहुत ज़्यादा छोटा होगा या बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हमारे पास फॉल्स रीडिंग्स आ सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो कफ है वो 80% ऑफ आर्म का जो एरिया है उसको कवर करता हो, और उसमें जो 50% उसका जो डायमीटर है वो हमारी आर्म से बड़ा होना चाहिए ताकि वो हमें एक्यूरेट रीडिंग दे सके। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के वो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर ने उसको अपने मुताबिक डिज़ाइन किया होता है। अब जो कफ होता है हम उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि बीच में कोई क्लोथिंग ना हो, क्लोथिंग रिमूव कर ली जाए अगर कोई है, और उसको फिर यूज़ किया जाना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, हम ब्रेकियल आर्टरी जो है एल्बो के लेवल पे उसको पल्पेट करते हैं। जब हमें आर्टरी मिल जाती है तो हम उसके ऊपर स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं और कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं। वहाँ पे जो हमें साउंड सुनाई देती है जिसके मुताबिक हम रीडिंग लेते हैं उसको हम कहते हैं कोरोटकॉफ साउंड्स, जो कि नॉइजेज हैं जो कि हम स्टेथोस्कोप में सुनते हैं जब हमारे पास वो आर्टरी कोलैप्स करती है और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूस होता है। और जब हम वो कफ इन्फ्लेट करते हैं तो हमें चाहिए कि हमें 15 to 20 mmHg बियॉन्ड जाना चाहिए, जो हमारे पास नॉर्मल पॉइंट आ रहा है ना जहाँ पे हमें कोरोटकॉफ साउंड्स डिसअपीयर होती हुई महसूस होती हैं, उससे 15 to 20 mmHg हमें बियॉन्ड जाना चाहिए। उसके बाद हम वेल्व को स्लोली ओपन करते हैं जिससे कि जो एयर है वो कफ में से इस्केप कर जाती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें सुनाई देता है जब कोरोटकॉफ साउंड्स हमें दोबारा सुनाई देती हैं तो वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जहाँ पे वो साउंड डिमिनिश हो जाती हैं या एब्सेंट हो जाती हैं वो वाला पॉइंट हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के वक्त सुनाई देता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें वेंट्रिकुलर रेस्ट के वक्त सुनाई देता है, यानी कि वहाँ पे वो जब नॉर्मल हो जाता है। तो इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास ग्रेडियंट है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। इसके अलावा जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर + 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। इस फॉर्मूले से हम मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो भी हम जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको मेजर कर सकते हैं। किस तरह से, हम कफ लगाएंगे और रेडियल पल्स को हम फेल्ट करेंगे, यानी कि एक हैंड हमारा पेशेंट की रिस्ट पे होगा जहाँ से हम रेडियल पल्स को फील कर रहे होंगे। कफ को इन्फ्लेट करेंगे 15 mmHg हायर देन द प्रेशर, जहाँ पे हमें वो
पल्स फील होना बंद हो जाएगी। हम उसको इन्फ्लेट करते जाएंगे, फिर उसको हमने स्लोली डिफ्लेट करना शुरू करना है। एयर एस्केप करेगी कफ में से, जहाँ पे हमें वो पल्स दोबारा से फील होना शुरू होगी, वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इसके ज़रिए से हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हमें पता है 120/80 mmHg होता है, और अगर हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 100 mmHg है तो हम इसको हाइपोटेंशन में कंसीडर करते हैं। एथलीट्स का प्री सीज़न में ब्लड प्रेशर एग्ज़ाम होता है लाजमी तौर पे, जहाँ पे हम उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। उनका जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 100 से 140 mmHg के दरमियान होता है, जबकि जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 से 85 mmHg के दरमियान होता है। और अगर हाइपरटेंशन को डायग्नोस करना है तो उसका डायग्नोसिस हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर के ऊपर बनता है, अगर हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर हाई हो नॉर्मल वैल्यू से। इसके अलावा एडिशनल हम उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन भी करेंगे, और अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसको पॉसिबल फिर ट्रीटमेंट भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी रेट। इसको काउंट करना आसान नहीं होता, और इसको हम कई बार काउंट करते करते इसको मिस काउंट कर देते हैं, मिस कैलकुलेशन हो जाती है। क्योंकि अगर किसी एथलीट को पता चल जाए कि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मॉनिटर किया जा रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है उसकी वो कॉन्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब जो हमारे पास नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारे पास 10 से 20 ब्रेथ्स के दरमियान होता है, लेकिन जो एथलीट होता है वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, तो इसलिए उसका जो है रेस्पिरेटरी रेट वो 20 से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो फिजिकल एक्टिविटी छोड़े तो फ़ौरन से उसका वो रेट नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब हमारे पास रैपिड रेस्पिरेटरी रेट किस वजह से हो सकता है? एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, पेन अगर कहीं पे हो रही है उस वजह से हो सकता है, एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है। अब जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें अगर 20 से ज़्यादा होगा रेट तो वो टैकिपनिया में हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर हम एथलीट्स को देखें तो वो टैकिपनिक तब होंगे जब उनका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा होगा। और ब्रेडिपनिया हमारे पास क्या होता है? रेट लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट, जो कि हमारे पास एक इंडिकेटर होता है कि अगर किसी पेशेंट को या कोई एथलीट जो इंजर्ड है उसका रेट 10 से कम है तो उसको फ़ौरन से ऑक्सीजन दी जाए या उसको फ़ौरन से मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए, ताकि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल हो सके। इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई अगर हेड इंजरी हो गई, ओपियोइड या जो सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया उसकी वजह से। रेगुलर रेस्पिरेशन हमेशा ही इंडिकेशन होगी किसी भी अंडरलाइंग कॉज का, अगर वो एथलीट्स में हो रही है और ख़ासतौर पर अगर हेड इंजरी के बाद हो रही है। हमारे पास एक रेस्पिरेशन होती है जिसको हम कहते हैं शेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पेशेंट होता है ना उसकी रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है, और उस आफ्टर अ पीरियड ऑफ एपनिया कि उसको थोड़ी देर के लिए एपनिया हुआ जिसमें उसकी एब्सेंस हो गई रेस्पिरेशन की, उसके बाद उसका फिर जब उसका बहाल हुई रेस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा तेज़ और डीप वो ब्रीदिंग कर रहा है पेशेंट। ये जो हमारे पास रेस्पिरेशन होती है ये इंडिकेटर होती है कि पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है। हमें रेस्पिरेशन रेट के साथ साथ पेशेंट या एथलीट की जो ब्रीदिंग है उसको भी असेस करना चाहिए, ख़ास तौर पे उसका रेस्पिरेशन रूम में विदाउट एनी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन किस तरह की है। अगर उसको मुश्किल हो रही है, दुश्वारी पेश आ रही है रूम एयर में सांस लेते हुए, तो उसके सिम्टम्स किस तरह के हमें शो होंगे। उसमें उसकी इंटरकोस्टल रिजेक्शंस हमें नज़र आएंगी, उसकी नेज़ल फ्लेयरिंग, हम उसका जो नाक है वो फूलता हुआ महसूस होगा, पर्सली ब्रीदिंग वो करेगा। उसके जो स्टेनोक्लीरोमास्टॉइड मसल जो हमारे पास नेक के पास होते हैं वहाँ पे हमें कंट्रैक्शन फील होगी और उसका अपराइट पोस्चर होगा। लेकिन जो वेल कंडीशन एथलीट है उसके अंदर अगर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें हमें कंसीडर करना चाहिए कि उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं, जैसे अस्थमा वगैरह। अगर उसमें ये हो रहा है तो हो सकता है उसको कोई अस्थमा वगैरह का अटैक उस वक्त हो रहा हो, इसलिए उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर यूजुअली हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेजर कर लेते हैं, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो कंसीडर किया जाता है वो है रेक्टल टेम्परेचर। लेकिन वो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता रेक्टल टेम्परेचर मॉनिटर करवाने में, इसलिए ओरल टेम्परेचर को उसके बाद एक्यूरेट समझा जाता है। इसके अलावा हम एक्सिलरी यानी कि आर्मपिट वाले रीजन से भी मेजर करते हैं, और स्किन टेम्परेचर्स को भी स्किन टच या स्किन टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। एक रीसेंट स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने इवेल्युएट करके देखा था डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से। फॉर एग्जांपल माउस में से उन्होंने किया था ईयर में से, एक्सिला और फोरहेड से। तो उस रिसर्च में हमें पता चला था कि इन बॉडी पार्ट्स में से अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो थोड़ा सा कूलर होगा एज़ कम्पेयर टू रेक्टम या रेक्टल टेम्परेचर जो हम मॉनिटर करेंगे उससे थोड़ा सा कूलर होगा, यानी कि उससे थोड़ा सा ठंडा होगा। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर वो हमें पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम किसी भी एथलीट का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं तो हमने साथ में मेंशन करना है कि हमने किस बॉडी पार्ट से उसका टेम्परेचर मेजर किया है। फॉर एग्जांपल अगर एथलीट का टेम्परेचर 96.5 डिग्री है तो हमने साथ में लिखना है कि एक्सिलरी रीजन से हमने उसको मेजर किया है। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हमारे पास जो पेशेंट है उसकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है। तो ये हमारे पास स्मॉल पॉकेट साइज़ फॉर्म में भी आता है, और इसके अलावा जो लार्ज EKG मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर भी ये बिल्ट इन होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है।
अब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होते हैं वो इंफ्रारेड और रेड लाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड को 990 नैनोमीटर पे, जबकि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है 660 नैनोमीटर पे। इनका जो ग्रेडियंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज। जो नॉर्मल नॉन स्मोकर हेल्दी पर्सन है उसकी रेंज आती है हमारे पास 99 से 100। अगर हमारे पास 90 से कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लगेगी, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको सही तरह से सैचुरेशन पूरी नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए हम उसको ऑक्सीजन लगाएंगे। अब जो हमारे पास ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेजिव मॉनिटर है, इसका एक क्लोज पिन लाइक प्रॉब होता है जो कि हम फिंगर टिप पे या टो पे या फिर ईयर पे, कान के ऊपर हम उसको प्लेस करते हैं और फिर लाइट पास करती है हमारे स्किन में से, तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी है, वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है और साथ में हमारे पास पल्स रेट भी शो होता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंटरफेयर भी करती हैं, इसकी रीडिंग को सही आने से कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। अगर हमारे हैंड्स या टिप्स फिंगर टिप्स कोल्ड होंगी तो भी इसका सैचुरेशन हमें सही नहीं पता चलेगी। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर लो है या इरेगुलर पल्सेस हैं और अगर ब्राइट लाइट है वहाँ पे उस एरिया में, तो भी हमारे पास सही से सैचुरेशन शो नहीं होगी। तो इसके लिए हमें प्रोब को मूव करना होगा दूसरी लोकेशन में, जिसकी वजह से जो इंटरफेरेंस आ रही है बाकी चीज़ों की वो सॉल्व हो जाए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमें सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर सैचुरेशन बताता है, सिर्फ उसकी अमाउंट बताता है। हमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज रेट जो लंग्स के अंदर होता है, जिसे हम वेंटिलेशन कहते हैं, वो नहीं बताता। तो इसलिए अगर हमें सही करेक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही ऑन सीन, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ पे वेट करते रहें कि हम इसको इधर उधर मूव करें तो हमारे पास सही वैल्यू आए फिर हम आगे पेशेंट को मूव करें। नहीं, बल्कि वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू नहीं सही आ रही तो उसको छोड़ दें, आगे मूव कर जाएं, पेशेंट को आगे मूव करें, ट्रॉमा सेंटर लेके जाएं या हॉस्पिटल, ताकि उसकी जो कंडीशन है उसको नॉर्मल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है पेन, जो कि हमारे पास है 6th वाइटल साइन। अब पेन को हम किस तरह से असेस करते हैं, इसका सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो हमारे पास है पेन स्केल, जो कि 0 से लेकर 10 तक होता है, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि हमें बताए कि उसका पेन का लेवल क्या है, और उसको हम साथ में गाइड करते हैं कि 0 का मतलब है कोई पेन नहीं है और 10 का मतलब है कि वर्स्ट पेन उसने जो महसूस किया अब तक वो है। तो इस स्केल के ज़रिए से हमें उसका जो पेन का लेवल है वो पता चल जाता है। अब ये हमारे पास पेन स्केल है जिसमें हमारे पास 0 और 1 तकरीबन नो पेन है, और 1 से लेके 4 तक माइल्ड पेन, 4 से लेके 7 तक मॉडरेट और 7 से 10 तक सिवियर। तो इससे हमें ये एक यूनिवर्सल स्केल है जो कि डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स को यूज़ करने में आसानी होती है। अगर एक हेल्थ प्रोफेशनल ने दूसरे को बताया कि पेशेंट को इस लेवल पे पेन है, यानी कि 4 पेन स्केल पे उसका पेन का लेवल 4 है, तो वो समझने में उसके लिए आसानी पैदा होती है क्योंकि सेम ही स्केल होगा, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने डिफरेंट स्केल यूज़ किए होंगे उस वक्त। और फाइनली हमने इसमें क्या ओवरव्यू किया था, हमने पहले सीन असेसमेंट करनी थी, प्राइमरी सर्वे करना था जिसमें हमारे पास ABCDE हमने देखने थे पेशेंट के, फिर हमने इसका सेकेंडरी सर्वे करना था हेड टू टो, अगर कोई चीज़ प्राइमरी सर्वे में रह गई है तो वो सेकेंडरी सर्वे में हमारे पास कवर हो जाए, और उसके बाद हमने उसके वाइटल साइंस मेजर करने थे जो हमारे पास 6 वाइटल साइंस थे। तो ये था हमारे पास सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।